गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेस पर। तो बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे अर्लियर मॉडल्स ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसमें हमने थॉमसन मॉडल और रदरफोर्ड मॉडल के पोस्टुलेट्स एज वेल उनकी लिमिटेशंस को डिस्कस कर लिया था। तो हमने देखा था प्रीवियस लेक्चर में कि रदरफोर्ड मॉडल में भी कुछ ड्रॉबैक्स रह गई थी। ठीक है, वो ना तो इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशंस को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए थे, एज वेल उनके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन जो आपका सर्कुलर पाथ में मूव करता है अराउंड द न्यूक्लियस, वो कंटिन्यूसली एनर्जी इमिट करता है। दैट्स व्हाई वो एक अट्रैक्शन फोर्स फील करता है टुवर्ड्स न्यूक्लियस और धीरे धीरे स्लोली स्पायरली मूव करते करते उस पर जंप कर सकता है। तो आपका एटम क्या हो सकता है, डिस्ट्रॉय हो सकता है, कोलैप्स हो सकता है। ठीक है ना। तो ये ड्रॉबैक्स हमने देखी थी रदरफोर्ड मॉडल में। तो इसी ड्रॉबैक्स की वजह से हमारे पास में एक न्यू मॉडल हमारे पास आता है जो कि आपका है बोहर मॉडल। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में बोहर एटॉमिक मॉडल को। बोहर एटॉमिक मॉडल जो कि आपका थोड़ा सा एडवांस मॉडल है। बात करें रदरफोर्ड से, रदरफोर्ड के कुछ ड्रॉबैक्स को उन्होंने ओवरकम किया है। दैट्स व्हाई आज जो हम देखते हैं वो ज्यादातर हम एटॉमिक बोहर मॉडल को कंसिडर करते हैं ड्यूरिंग द एक्सप्लेनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बोहर एटॉमिक मॉडल को। ठीक है, बात करें बोहर एटॉमिक मॉडल को तो इट वाज प्रपोज्ड बाय नील्स बोहर। ठीक है, जो साइंटिस्ट थे वो थे आपके नील्स बोहर। इसी के नेम पे इसका नाम रख दिया गया बोहर एटॉमिक मॉडल, और ये मॉडल प्रपोज किया गया था इन 1913 में। ठीक है, बात कर लेते हैं इससे कुछ पोस्टुलेट्स की कि क्या क्या मेन पोस्टुलेट्स आपको बताए बोहर एटॉमिक मॉडल ने। तो हम अगर बात करेंगे नंबर 1 पोस्टुलेट की तो कहेंगे इट हैज, मींस एटम की बात कर रहे हैं, एटम हैज सेंटर which is known as nucleus। ठीक है, लेकिन ये बात आपको ऑलरेडी रदरफोर्ड ने एक्सप्लेन कर दी थी कि एटम का जो सेंटर पार्ट होगा जो कैसा होगा, आपका पॉजिटिव चार्ज होगा, डेंस होगा एंड स्मॉल होगा। मतलब आपका मैक्सिमम जो मास होता है, एंटायर मास जो होता है किसी भी एटम का, वो आपका किसी भी एटम के सेंटर पे कंसंट्रेट होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। तो बोहर ने भी ये बात रिपीट की है यहाँ पर एक तरह से कि एटम का जो सेंटर पार्ट है उसे हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियस कहेंगे। ठीक है, नंबर 2 इंपॉर्टेंट बात जो उन्होंने कही है, मैं आपको यहाँ पे बोहर एटॉमिक मॉडल को एक्सप्लेन तो करूंगा ही, साथ में इसको हल्का हल्का हम कंपेयर करेंगे विथ रदरफोर्ड मॉडल ऑल्सो। ओके, सेकंड जो बात इन्होंने कही वो कही कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस in circular, you can say in fixed circular path that is known as orbits, either cells or stationary path। ठीक है, इंपॉर्टेंट नोट जो यहां पर आपके पास आता है बोहर एटॉमिक मॉडल ने जो आपको बताया वो ये बताया कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस वो आपका एक फिक्स्ड सर्कुलर पाथ में मूव करता है। ठीक है, जिसे हम क्या कहेंगे, ऑर्बिट्स कहेंगे या सेल्स कहेंगे या फिर कहेंगे स्टेशनरी पाथ। ठीक है, जबकि हमें रदरफोर्ड ने क्या कहा था, रदरफोर्ड ने हमें ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका न्यूक्लियस के अराउंड क्या करता है, मूव करता है एट सर्कुलर पाथ। उसने ये नहीं कहा, मतलब वो आपका किसी भी एक रेडियस पे मूव कर सकता है, किसी भी आपका एक ऑर्बिट पे मूव कर सकता है। ये फिक्स नहीं कहा कि एक फिक्स सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। जबकि बोहर ने ये बताया आपको कि इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस वो आपका एक फिक्स्ड सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। मींस यहाँ पर हमने कहा कि सेंटर पार्ट क्या है आपका, न्यूक्लियस। अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल फर्स्ट पोस्टुलेट क्या हमारे पास में कि किसी भी एटम का जो सेंटर पार्ट रहेगा वो कैसा आपका, न्यूक्लियस, यानी पॉजिटिव चार्ज, स्मॉल एंड डेंस। और साथ में ये कहा कि इसके चारों ओर जो आपके क्या होंगे, फिक्स्ड सर्कुलर पाथ होंगे जिन पर आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करेगा। ठीक है, दिस इज अकॉर्डिंग टू बोहर एटॉमिक मॉडल। ठीक है,
बोहर और रदरफोर्ड में यहाँ पे एक सिंपल सा डिफरेंस आपको दिखेगा। वो क्या दिखेगा? रदरफोर्ड ने आपसे ये कहा कि इलेक्ट्रॉन यस रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस एट सर्कुलर पाथ, यानी वहां पे ये फिक्स नहीं था कि पर्टिकुलर वो किसी एक सर्कुलर पाथ में मूव कर सकता है, मतलब वो यहाँ भी मूव कर सकता है, वो आपका यहाँ भी मूव कर रहा होगा, यहाँ भी मूव कर सकता है, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड बात करें तो। बट बोहर ने आपको ये वेल एक्सप्लेन किया कि यस इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करेगा, बट ये रिवॉल्व आपका एक पर्टिकुलर फिक्स सर्कुलर पाथ पर होगा, यानी कि इस पे है तो इस पे ही मूव करेगा, इस पे है तो इस पे ही मूव करेगा, फिक्स सर्कुलर पाथ पे। जिन सर्कुलर पाथ को हम क्या कहेंगे बच्चों? ऑर्बिट, सेल्स या स्टेशनरी पाथ। ठीक है, नंबर 3 बात करते हैं, व्हाट इज द मीन ऑफ स्टेशनरी पाथ। उसका मतलब ये होगा कि जो इलेक्ट्रॉन आपका रिवॉल्व कर रहा है, द इलेक्ट्रॉन विच इज रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस हैज फिक्स्ड एनर्जी। ठीक है, यहाँ पे एक और छोटा सा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा बोहर मॉडल और रदरफोर्ड मॉडल में। वो क्या है? रदरफोर्ड ने ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो आपका रिवॉल्व करता है अराउंड न्यूक्लियस, वो आपका कंटिन्यूसली एनर्जी इमिट करता रहेगा। ठीक है, अगर कंटिन्यूसली कोई भी अपनी एनर्जी इमिट करेगा तो वो एनर्जी कंप्लीटली इमिट होने के बाद में धीरे धीरे किसमें मूव कर जाएगा? टुवर्ड्स न्यूक्लियस मूव करके उसके अंदर डिप कर जाएगा और वहां पे आपका एटम कोलैप्स हो सकता है। ठीक है, ये था रदरफोर्ड की ड्रॉबैक। यहाँ पे इसने ये कहा बोहर मॉडल ने कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है स्टेशनरी पाथ पे। ठीक है, यहाँ पे स्टेशनरी पाथ का मीनिंग क्या है? स्टेशनरी पाथ का मीनिंग ये है कि इलेक्ट्रॉन जो आपका रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, वो आपका फिक्स्ड एनर्जी के साथ रिवॉल्व करता है। मतलब सिंपल सा ये हुआ, क्या हुआ मतलब कि ड्यूरिंग revolve of electron around nucleus, electron neither release nor absorb energy। ठीक है, मतलब बहुत सिंपल सी बात क्या कही बोहर ने कि इलेक्ट्रॉन जो आपका न्यूक्लियस के अराउंड मूव कर रहा है, ये देखिए यहाँ पे क्या आपका इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन जब आपका न्यूक्लियस के अराउंड मूव करेगा तो ये एक फिक्स्ड एनर्जी के साथ मूव करता है। ना तो ये ड्यूरिंग रिवॉल्यूशन, ना तो ये एनर्जी को रिलीज करता है और ना ही एनर्जी को कहीं से एब्जॉर्ब करता है। मतलब एक फिक्स सर्कुलर पाथ में मूव करता है। फिक्स का मतलब वहां पे ये हो गया कि इलेक्ट्रॉन जब आपका न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है तो वो आपका एक फिक्स्ड एनर्जी के साथ रिवॉल्व कर रहा है। वहां पे ना तो इनकी एनर्जी में कोई इंक्रीमेंट होगा, ना तो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ना ही एनर्जी को रिलीज कर रहे हैं ड्यूरिंग रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो ये कुछ पोस्टुलेट्स आपके पास आ गए हैं बोहर एटॉमिक मॉडल के। अब बात करते हैं नेक्स्ट पोस्टुलेट की, नंबर 5। तो उसने कहा कि जो आपके ये फिक्स सर्कुलर पाथ है, जिन्हें हम क्या बोल रहे हैं? सेल्स। दीज सेल्स आर represented as n is equal to 1, 2, 3, 4 and 5 and also designated by K, L, M, N, O। ठीक है, और मैं आपको एक और बात यहाँ पे बता दूं, जो बोहर मॉडल ने आपको एक्सप्लेन किया कि इलेक्ट्रॉन जिन सर्कुलर पाथ पे आपका न्यूक्लियस के अराउंड मूव करते हैं, वो सेल्स जो होती हैं उनको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? n इज इक्वल टू 1, 2, 3 एंड 4 एंड 5 से। ठीक है, इन्हें हम बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। याद रखिएगा इस बात को, क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, कि अकॉर्डिंग टू बोहर जो इलेक्ट्रॉन आपके सर्कुलर पाथ पे मूव करते हैं एक फिक्स्ड एनर्जी के साथ, उन्हें हम क्या बोल रहे हैं? ऑर्बिट, सेल्स या स्टेशनरी पाथ। इन सेल्स को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों? n इज इक्वल टू 1, 2, 3 एंड 4 से। यानी कि यहाँ पे ये हो गया आपका n इज इक्वल टू 1, ये 2, ये 3 और 4th सेल आएगी तो ये आपका 4 हो जाएगा एंड 5, 6 so on। ठीक है, इन्हें हम डेजिग्नेट किससे करेंगे? K सेल, L सेल, M सेल, N सेल, फिर आगे आपका O, P इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, तो एक K, L, M, N सेल से आपको रिप्रेजेंट किया जाएगा। इन सभी को हम जो इनको हम सेल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं n इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन से, इन्हें हम क्या कहेंगे? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहेंगे। ठीक है,
तो ये यहाँ पे टोटल 5 पोस्टुलेट्स मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिए हैं। फटाफट से लीजिए इनका स्क्रीनशॉट, उसके बाद हम आगे के पोस्टुलेट्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बहुत सिंपल से पोस्टुलेट्स थे यहाँ बोहर मॉडल के। फर्स्ट क्या था कि एटम का जो सेंटर पार्ट है वो आपका क्या है, न्यूक्लियस, जो आपका पॉजिटिव, डेंस एंड स्मॉल है। सेकंड कि इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के अराउंड जब आपका रिवॉल्व कर रहा है तो वो आपका एक फिक्स्ड सर्कुलर पाथ पे मूव करता है, जिन्हें हम ऑर्बिट सेल्स या स्टेशनरी पाथ बोलेंगे। यहाँ पे स्टेशनरी पाथ का मीनिंग क्या होगा कि वहां पे इलेक्ट्रॉन जो इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है वो इलेक्ट्रॉन आपका एक फिक्स्ड एनर्जी के साथ मूव कर रहा है, यानी ड्यूरिंग रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन ना ही तो एनर्जी अब्सॉर्ब कर रहा है, ना ही इलेक्ट्रॉन वो एनर्जी को क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है। ठीक है, और जो सेल्स जिसपे फिक्स सर्कुलर पाथ पे जिन पे ये मूव करता है इलेक्ट्रॉन, उन्हें हम रिप्रेजेंट करते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन से, या उन्हें डेजिग्नेट कर सकते हैं KLMNO से भी। ठीक है, इन्हें हम क्या कहेंगे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहेंगे। ठीक है, तो फटाफट से लीजिए स्क्रीनशॉट, उसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट पोस्टुलेट्स को। ठीक है, चलो हो गया, देखते हैं आगे। यहाँ पे हम एक और सेल को रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं पोस्टुलेट नंबर 6। पोस्टुलेट नंबर 6 में यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि क्या होगा। देखिए, अगर आपका कोई भी इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, उसको जो अगर बात करेंगे कि वो अगर आपका लोवेस्ट एनर्जी स्टेट में है, किसमें है, लोवेस्ट एनर्जी स्टेट। ठीक है, और अगर आपका कोई भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है लोवेस्ट एनर्जी स्टेट में, तो उसे हम कहेंगे बच्चों क्या, ग्राउंड स्टेट। क्या कहेंगे, ग्राउंड स्टेट। ठीक है, और अगर वो आपका मूव कर रहा है किसमें, हाईएस्ट एनर्जी स्टेट में, हाईएस्ट एनर्जी स्टेट में, तो उसे हम कहेंगे बच्चों एक्साइटेड स्टेट। क्या कहेंगे, एक्साइटेड स्टेट। अब जो थोड़ा सा अपन एक्सप्लेन कर लेते हैं कि चीज कैसे है। देखिए, हमने एक चीज पहले कही आपसे, वो ये कही कि इलेक्ट्रॉन जब आपका रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस, तो वो आपका एक फिक्स्ड एनर्जी के साथ मूव कर रहा है, यानी यहाँ पे ना ही तो एनर्जी रिलीज हो रही है, ना ही एनर्जी अब्सॉर्ब हो रही है ड्यूरिंग रिवॉल्यूशन। बट अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को, सपोज कीजिए इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका यहाँ मूव कर रहा है, किसमें, फर्स्ट सेल यानी K पर। ठीक है, इस सर्कुलर पाथ पे आपका मूव कर रहा है। यहां से अगर हम इस इलेक्ट्रॉन को एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड कर दें, यानी कि यहां से हम क्या कर रहे हैं, इसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स। समझ रहे हो, खुद से तो ये एनर्जी रिलीज नहीं करेगा, ना ही एब्जॉर्ब करेगा, लेकिन अगर हमने कोई एक एक्सटर्नल सोर्स इस पे लगाया जिससे हमने इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड की। ठीक है, तो जैसे ही आप इसको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो बच्चों ये इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू प्रोवाइडिंग एनर्जी, जो एनर्जी आप इसे प्रोवाइड कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका इस सेल से निकल करके नेक्स्ट सेल में मूव कर सकता है। सपोज कीजिए उसने यहाँ पे मूव कर दिया। ठीक है, जैसे ही आप इसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट पे मूव कर जाएगा। इलेक्ट्रॉन जंप कर सकता है आपका यहाँ से यहाँ पर भी, और इलेक्ट्रॉन जंप कर सकता है आपका यहाँ से यहाँ पर भी, यहाँ से यहाँ पर भी। वो आपका डिपेंड करेगा अमाउंट ऑफ एनर्जी पे जो आपने इसे एक्सटर्नल सोर्स से प्रोवाइड की है। ठीक है, तो जो एनर्जी आपने इसे यहाँ से प्रोवाइड की, उस एनर्जी के अकॉर्डिंग आपका इलेक्ट्रॉन इस लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट से मूव कर सकता है। ठीक है, तो समझिए, जिस स्टेट पे आपका इलेक्ट्रॉन अभी मूव कर रहा है उसे कहेंगे ग्राउंड स्टेट। क्या कहेंगे, ग्राउंड स्टेट। ठीक है, सपोज कीजिए आपका इलेक्ट्रॉन कहाँ है, n इज इक्वल टू फर्स्ट सेल पर है आपका इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आपने इसे एनर्जी प्रोवाइड की, ठीक है, एक्सटर्नल सोर्स से, तो इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू कहाँ मूव कर गया, सेकंड सेल पे मूव कर गया। ठीक है, तो बच्चों ये तो हुई इसकी क्या, ग्राउंड स्टेट, और ये क्या हुई इसकी एक्साइटेड स्टेट। ये कह सकते हैं ये हुई इसकी इनिशियल स्टेट। कौन सी स्टेट हो गई, इनिशियल स्टेट हो गई, और ये हो गई इसकी फाइनल स्टेट हो गई। ठीक है, तो कहने का मतलब सिंपल सा है कि जब भी आप किसी इलेक्ट्रॉन को एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो ये एनर्जी को अब्सॉर्ब करेगा। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, इफ वी प्रोवाइड एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन
बाय एक्सटर्नल सोर्स। किससे अप्लाई किया अपने? एक्सटर्नल सोर्स से अगर हमने एनर्जी प्रोवाइड की है किसको? इलेक्ट्रॉन को, देन इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट। बहुत सिंपल सी बात मैंने आपको यहां पे बताई है, क्या कि जब भी इलेक्ट्रॉन को हम एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका इस स्टेट से निकल के हायर एनर्जी स्टेट में जंप कर जाएगा, मूव कर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या बोल रहे हैं? अब जैसे ही आप इस एनर्जी सोर्स को यहां से रिमूव करते हैं, ठीक है, यानी जो एनर्जी आप प्रोवाइड कर रहे थे, अब जैसे ही आप एनर्जी सोर्स को यहां से रिमूव करेंगे तो इलेक्ट्रॉन जो आपका गया था इस स्टेट में, इलेक्ट्रॉन वापस से अपनी एनर्जी को रिलीज करेगा और वापस मूव कर जाएगा अपनी एक्चुअल स्टेट में। ठीक है ना? क्या लिखेंगे यहां पे? इलेक्ट्रॉन अगेन रिटर्न टू इट्स एक्चुअल स्टेट व्हेन सोर्स ऑफ एनर्जी इज रिमूव। ठीक है, जो सोर्स ऑफ एनर्जी आप इसे प्रोवाइड कर रहे थे वो सोर्स ऑफ एनर्जी जैसे आप यहां से हटाएंगे तो आपका इलेक्ट्रॉन वापस से अपनी एक्चुअल स्टेट में रिटर्न बैक हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन अगेन रिटर्न बैक टू इट्स ओरिजिनल या एक्चुअल स्टेट व्हेनेवर एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी इज रिमूव्ड। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि वो इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी एनर्जी वापस से क्या कर देगा? इमिट कर देगा। क्या कर देगा? इमिट्स। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे बन जाता है बच्चों। वो क्या बना आपका कि जब भी आप इलेक्ट्रॉन को एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और एब्जॉर्ब करने से वो अपनी एक्चुअल स्टेट से मूव कर जाएगा, अपनी हायर एनर्जी लेवल पे मूव कर जाएगा। ठीक है, जैसे ही आप एक्सटर्नल सोर्स को वापस रिलीज करेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन वापस से अपनी एनर्जी को लॉस करके वापस अपनी एक्चुअल स्टेट पर आ जाएगा। जैसे सपोज कीजिए ये पेन है, यहाँ पर इस पेन को यहाँ से हम एनर्जी प्रोवाइड करें तो पेन जो है वो अपनी कहाँ चला जाएगा? एक्साइटेड स्टेट पर जाएगा, एयर में। ठीक है, अब ये पेन आपका एयर में तो रह नहीं सकता क्योंकि जैसे ही एनर्जी को वापस से इमिट करेगा तो पेन वापस से अपनी कहाँ आ जाएगा? एक्चुअल स्टेट पर आ जाएगा। तो सेम उसी प्रोसीजर पे यहाँ पे काम होता है। ठीक है, तो देखिए N1 से इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका जंप कर गया किसमें? N2 पे जंप कर गया। कब? जब इसे आपने एनर्जी प्रोवाइड की। ठीक है, ठीक है, और जैसे ही आपने सोर्स हटा लिया तो इलेक्ट्रॉन वापस से N2 से कहा जाएगा? N1 पर आ जाएगा। कब? जब इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को इमिट करेगा। ठीक है, तो एनर्जी एब्जॉर्ब होने पर इलेक्ट्रॉन मूव करता है ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में और एनर्जी इमिट होने पर वापस से अपनी एक्चुअल स्टेट में आ जाता है। तो यहाँ पे हम डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करें इसका? तो इस एनर्जी को हम कैलकुलेट करते हैं डेल ई, यानी डिफरेंस एनर्जी इक्वल टू ई फाइनल माइनस ई आई, यानी फाइनल माइनस इनिशियल से। ठीक है, जो एनर्जी स्टेट आपकी फाइनल है उसको हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे किससे? ई आई से, एनर्जी जो आपकी इनिशियल स्टेट में आपकी अवेलेबल है उससे। ठीक है, तो ये आपका एक और पोस्टलेट यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है आपका। ठीक है, बोहर मॉडल का। इसका भी फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम अगेन कंटिन्यू करते हैं आगे इसको। ठीक है, चलिए कंप्लीट। चलो, तो ये तो हुए हमारे पोस्टुलेट्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं बोहर मॉडल की सक्सेस के बारे में कि इसने हमें क्या क्या सक्सेस दी, ओवरकम किया, कौन कौन सी ड्रॉबैक्स को, वो देखेंगे फटाफट से यहाँ पर। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात करेंगे अपन किसके बारे में बच्चों? सक्सेस के बारे में बात करेंगे। देखिएगा, सक्सेस नंबर 1 पॉइंट की बात करते हैं तो देखो रदरफोर्ड मॉडल के हमें ड्रॉबैक पता है कि रदरफोर्ड मॉडल जो है वो इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सप्लेन करने में फेल्ड हुए थे, लेकिन यहाँ पे बोहर मॉडल ने इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन को अच्छे से एक्सप्लेन किया। ठीक है ना? इट वॉज एक्सप्लेन इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इन एटम। ठीक है, और जो इसे कैलकुलेट किया किससे? 2n स्क्वायर से। किससे कैलकुलेट किया? यहाँ पे 2n स्क्वायर से। यहाँ पे n क्या होगा आपका? n होगा नंबर ऑफ सेल्स। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले k सेल की कि हमारे पास k सेल में यानी कि फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम प्रेजेंट हो सकते हैं। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन किसी भी सेल में कितने प्रेजेंट होंगे?
इस डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सप्लेन किया गया बोहर मॉडल से, जो हम कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला 2n²। क्या हो जाएगा, के सेल के लिए अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए n की वैल्यू कितनी बच्चों 1 है, तो ठीक है, यहाँ पे 2 इंटू एन यानी 1 का स्क्वायर, तो हमारे पास k की वैल्यू कितनी आ गई 2 इलेक्ट्रॉन्स। यानी फर्स्ट सेल में हम मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हम फिल कर सकते हैं। बात करें एल सेल की, तो एल में यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी बच्चों आपकी 2 है, नंबर ऑफ सेल्स की वैल्यू 2 है, तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर कितना हो गया हमारे पास में 8 इलेक्ट्रॉन्स। यानी सेकंड सेल में हम कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं टोटल 8, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है। इसी तरह से हम सो ऑन हम निकालेंगे यहाँ पे। अब हमारे पास में एम सेल यानी एन की वैल्यू 3 हो जाएगी, 2 इंटू 3 का स्क्वायर कितना जाएगा 9 18 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ऐसे ही हम निकालेंगे एन के लिए, तो एन के लिए कितना जाएगा 2 इंटू 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 इंटू 32 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हमारे पास में आ गए हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रॉन्स को कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है। इस पे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, फटाफट से वो सॉल्व कर लीजिएगा। कैलकुलेट मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन ओ शेल, ठीक है। अब ओ शेल कौन सी होगी आपको पता है, ये है के एल एम एन और ओ, यानी ओ सेल के लिए आपका एन का नंबर कितना होगा 5 होगा, ठीक है। तो बहुत आसान सा इसका आंसर हो जाएगा आपके लिए, 2 इंटू 5 का स्क्वायर कितना गया हमारे पास में 50 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास आ जाएगा। तो ओ सेल में हम कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं टोटल 50 इलेक्ट्रॉन्स हम फिल कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसने अच्छे से एक्सप्लेन किया इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशंस का कि कौन सी पर्टिकुलर सेल्स में आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम फिल हो सकते हैं। दिस इज द सक्सेस ऑफ बोहर मॉडल। नंबर 2 सक्सेस की बात यहाँ पे हम करेंगे, तो वो आपके पास क्या रहेगी, इट कैलकुलेट्स स्टेबलाइजेशन एनर्जी। समझने की बात कीजिए, देखिए क्या होता है। हमने बताया कि जब भी इलेक्ट्रॉन आपका रिवॉल्व करता है तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी आपका रिलीज करता है। इसे एक्सप्लेन करने में फेल हुए आपके रदरफोर्ड, तो उसकी ड्रॉबैक रह गई, लेकिन यहाँ पे बोहर मॉडल ने इसको एक्सप्लेन किया विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला, जो हमारे पास कितना आता है E इज इक्वल टू -13.6 Z² अपॉन n², ठीक है। माइनस का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज को दिखा रहा है, ये क्या दिखा रहा है, रिलीज अमाउंट ऑफ एनर्जी को, रिलीज अमाउंट ऑफ एनर्जी को यहाँ पे शो किया जा रहा है, तो इसका मतलब ये आपकी स्टेबलाइजेशन एनर्जी होगी, ठीक है। Z क्या होगा यहाँ पे बच्चों आपका एटॉमिक नंबर होगा, ठीक है। और N क्या होगा आपका, N होगा आपका यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, क्या होगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी कि नंबर ऑफ सेल्स। मैंने बताया था आपको उस टाइम पे पोस्टुलेट में कि n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 ये सब आपके नंबर ऑफ सेल्स हैं, जिनको हम क्या बोलेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलेंगे, ठीक है। तो इस पे बेस्ड फटाफट से क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, ये देखिएगा। कैलकुलेट एनर्जी फॉर हाइड्रोजन एटम। आपको हाइड्रोजन एटम के लिए स्टेबलाइजेशन एनर्जी कैलकुलेट कर लेनी है। तो एनर्जी इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों हमारे पास में -13.6। हाइड्रोजन के लिए Z यानी एटॉमिक नंबर की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास में, Z² यानी 1 का स्क्वायर हो गया, अपॉन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, अगेन 1 है, ठीक है। क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो कौन सी शेल में आएगा आपके पास में, फर्स्ट शेल में, तो हमारे पास वैल्यू 1 हो गई। तो हमारे पास में इसकी यूनिट जो होती है बच्चों वो भी नोट कर लीजिएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, ठीक है। तो हमारे पास में E की वैल्यू कितनी आ जाएगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारे पास आ जाती है। तो फर्स्ट सेल के लिए आप निकाल सकते हैं, ऑलवेज आपकी वैल्यू कितनी होगी -13.6, ठीक है। चलिए अब इसी को फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं और फिर आगे की सक्सेस को देखेंगे फटाफट से। चलिए फटाफट से विदिन 1 सेकंड फटाफट से लीजिए स्क्रीनशॉट, उसके बाद आने से कंटिन्यू कर रहे हैं वापस से। देखिए हमें अब ये कहा गया है क्वेश्चन में, कैलकुलेट स्टेबलाइजेशन एनर्जी फॉर फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस, ठीक है। किसके लिए निकालना है हमें, फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस के लिए हमें यहाँ पे कैलकुलेट कर लेना है। तो निकालें,
हमारे पास क्या फॉर्मूला है, E इक्वल टू -13.6 जेड स्क्वायर। जेड मतलब क्या है, एटॉमिक नंबर। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होगा बच्चों, आपको पता है 2, 2 का स्क्वायर। फर्स्ट ऑर्बिट के लिए निकाल रहे हैं तो यहाँ पे 1 वैल्यू हो जाएगी आपके पास n की। तो E इज इक्वल टू क्या हो गया, -13.6 इंटू 2 का स्क्वायर कितना हो गया बच्चों, 4 डिवाइड बाय 1, वही वैल्यू हो गई। तो E इज इक्वल टू कितना हो गया, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4, 2, 12 और 2 12, 2, 4, 14, 4 1 जा 4, 54। तो हमारे पास वैल्यू हो गई -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, कुछ नहीं करना आपको, फॉर्मूले में क्या करना है, एटॉमिक नंबर की वैल्यू पुट करनी है और हमारे पास में n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उसकी वैल्यू में यहाँ पे पुट करनी है। ठीक है, हम आपको यहाँ पे बता दें, चलो वो तो लिमिटेशन में बात कर लेंगे, फिर भी मैं आपको एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ कि बोहर एटॉमिक मॉडल जो है वो केवल और केवल हाइड्रोजन एटम को एक्सप्लेन करने में ही सक्सेसफुल हो पाए थे। इसके बाद के एलिमेंट्स होते हैं आपके हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, इनके स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन करने में वो क्या हुए, अनसक्सेसफुल रहे थे। ठीक है ना, तो ये इसकी ड्रॉबैक बनेगी, वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे फटाफट से। चलिए अभी हम इसकी सक्सेस को डिस्कस कर रहे हैं। तो नंबर 3 पॉइंट देखिए फटाफट से, बोहर ऑल्सो कैलकुलेट रेडियस बाय यूजिंग फॉर्मूला। ये हमारे पास बोहर मॉडल की एक और सक्सेस रहेगी कि बोहर ने रेडियस को भी कैलकुलेट किया। जो फॉर्मूला है रेडियस का वो निकाला 0.529 n स्क्वायर अपॉन जेड। ये हमारे पास रहेगा फॉर्मूला। यहां पर भी क्या होगा, यहां पर भी आपका z जो है वो आपको पता है क्या होगा, एटॉमिक नंबर। ठीक है, और n स्क्वायर आपको पता है यहां पे क्या हो जाएगा आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, चलिए फटाफट से देख लेते हैं इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन। वो क्वेश्चन क्या रहेगा आपके पास में, फटाफट से लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। चलिए अब देख लेते हैं रेडियस पे क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा आपसे। क्वेश्चन ये रहेगा आपके पास, कैलकुलेट रेडियस फॉर फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ, क्या कह सकते हैं यहां पे, चलो क्वेश्चन चेंज करते हैं, सेकेंड ऑर्बिट ऑफ लिथियम 2+। ठीक है, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो बच्चों हमारे पास फॉर्मूला क्या है रेडियस निकालने का, R इज इक्वल टू 0.529 इंटू n स्क्वायर। n क्या है यहाँ पे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, क्या दिया गया आपको, सेकेंड ऑर्बिट, यानी कि हमारे पास 2 का हो जाएगा स्क्वायर, डिवाइड बाय एटॉमिक नंबर लिथियम में कितना रहेगा हमारे पास में टोटल 3। तो रेडियस इज इक्वल टू कितना हो गया 0.529 इंटू 4 डिवाइड बाय 3। इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे, हमारे पास जो भी आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो बहुत सिंपल सा यहाँ पे फॉर्मूला बन जाता है आपके पास में कि बोहर ने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसे हम क्या बोलेंगे, रेडियस, उसे भी कैलकुलेट किया है कि रेडियस इज इक्वल टू 0.529 n स्क्वायर अपॉन जेड। यहाँ पे n जो है वो आपको पुट करना है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को और z जो है वो आपको पुट करना है एटॉमिक नंबर को। मैं आपको यहाँ पे बता दूं, ठीक है, या तो क्वेश्चन में हमें यहाँ पे ऑर्बिट को स्पेसिफाई किया हुआ मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, या फिर हमारे पास जो क्वेश्चन हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, हाइड्रोजन के फॉर्म में ही मिलेगा, बिकॉज ये केवल सक्सेस रहे आपके हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन करने में ही। इसीलिए मैंने आपको जो भी क्वेश्चन यहाँ पे प्रोवाइड किए, देखिए ध्यान से, या तो हाइड्रोजन के लिए मिला हुआ आपको या हीलियम प्लस। हीलियम प्लस का मतलब यहाँ पे होता है, हीलियम क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स कंटेन करता है, प्लस का मतलब ये वापस से हाइड्रोजन की पोजीशन पे आ रहा है। ठीक है, लिथियम 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, चार्ज कितना गिवन है 2+, यानी 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए, अगेन हाइड्रोजन के फॉर्म में यहाँ पे आपको मिल रहा है। ठीक है ना, तो इस तरह से हम देख लेंगे कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा के क्वेश्चंस को यहाँ पे अपन सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक है, बिकॉज इसकी लिमिटेशन है ये कि ये हाइड्रोजन के अलावा फर्दर और एटम्स के स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन करने में अनसक्सेसफुल रहे थे। ठीक है, तो चलिए आगे हम कैलकुलेट करते हैं इसकी थर्ड सक्सेस को हमने यहाँ पे देख लिया है। अब देखते हैं इसके नंबर 4 सक्सेस को। ठीक है, जो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है आपका, वो ये है, इट ऑल्सो कैलकुलेट
ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। इसने बोहर मॉडल ने एक और चीज यहाँ पे आपको कैलकुलेट करके दी, वो क्या दिया आपको, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, दैट इज जो कि आपका होता है mvr इज इक्वल टू nh/2π। ठीक है, इसे बोहर मॉडल की हम क्वांटाइज्ड थ्योरी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, क्वांटाइज्ड थ्योरी। बोहर ने क्या कहा था आपसे कि इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका मूव करता है न्यूक्लियस के अराउंड एक सर्कुलर पाथ पे। जो सर्कुलर पाथ कैसे होते हैं, आपके फिक्स्ड होते हैं। ठीक है, फिक्स का मतलब वहां पे क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके केवल उन्हीं सर्कुलर पाथ पे मूव करता है जहां पे आपका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू h/2π के इंटीजर के इक्वल होती है। ठीक है ना, यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। n की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है। क्या है ये, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, तो इंटीजर ऑफ h/2π के इक्वल जिसकी वैल्यू होगी, केवल उसी सर्कुलर ऑर्बिटल पाथ पे आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करेगा। ये बात किसने कही, बोहर मॉडल ने। ठीक है, जो इसकी एक सक्सेस है। ठीक है, हालांकि इसको फर्दर आगे एक्सप्लेन नहीं किया गया था। चलिए, तो ये आपके हो गए सक्सेस ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल। हमारे पास टोटल 4 सक्सेस आपको देखने को मिली है। नंबर 1 कि इन्होंने इलेक्ट्रॉन के जो कंट्रीब्यूशंस हैं, इलेक्ट्रॉन का जो क्लासिफिकेशन है उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए, ये कि किस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आप फिल कर सकते हैं। नंबर 2, इसकी हेल्प से हमारे पास में एनर्जी जो इमिट होती है, स्टेबलाइजेशन एनर्जी, उसको कैलकुलेट कर पाए ये। ठीक है, और नंबर 3 जो है वो यहाँ पे बोहर मॉडल एटॉमिक की हेल्प से आपको रेडियस भी कैलकुलेट हुई। साथ में इन्होंने एक क्वांटाइज थ्योरी भी दी जहाँ पे कहा गया कि वो सर्कुलर पाथ पे इलेक्ट्रॉन मूव करेगा फिक्स सर्कुलर पाथ पे, जहां पर आपकी एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, h/2π के इंटीजर के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये आपकी रही सक्सेस ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल। अब हम बात कर लेते हैं इसके बारे में कि व्हाट इज द लिमिटेशंस ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल। देखिएगा ना, लास्ट टॉपिक हमारे पास इस लास्ट जो टॉपिक होगा हमारे पास इस मॉडल का वो रहेगा आपका लिमिटेशंस ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल। ठीक है, क्योंकि एग्जाम्स में आपको देखो फिजिक्स में भी आपको टॉपिक दिया हुआ है। ठीक है, 12th क्लास में फिजिक्स में भी आपको ये चैप्टर मिल जाएगा जहां पे आपको बोहर एटॉमिक मॉडल डिस्कस करना है। यहाँ पर भी आपको 11th क्लास में देखने को मिल रहा है। तो टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ज़्यादातर इसमें क्वेश्चन देखा है मैंने कि ड्रॉबैक्स पे भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जाते हैं कि व्हाट आर द लिमिटेशंस एंड ड्रॉबैक्स ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल। तो देखिए क्या क्या लिमिटेशंस यहाँ पर आपके पास में आती हैं। नंबर 1, इट वॉज अनेबल टू एक्सप्लेन spectra of larger atoms other than हाइड्रोजन। ठीक है, यानी हाइड्रोजन के अलावा अगर हम अदर एटम्स की बात करें तो उनके स्पेक्ट्रास को ये एक्सप्लेन करने में फेल्ड हो गए। ठीक है, या यूं समझे कि जिन भी एटम्स के पास में मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन्स हो, क्या हो, मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन्स, उन एटम्स के स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन करने में ये फेल रहे। ठीक है ना, केवल ये उन एटम्स को या उन एटम्स के स्पेक्ट्रा को ही एक्सप्लेन कर पाए जिन एटम्स के पास ओनली 1 इलेक्ट्रॉन था। इसलिए हमारे पास क्वेश्चन में क्या था, हाइड्रोजन, लिथियम प्लस, 2 प्लस, हीलियम प्लस, यानी जिन सारे एटम्स के पास केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो उन एटम्स के स्पेक्ट्रा को ही एक्सप्लेन कर पाए थे बोहर एटॉमिक मॉडल। तो दिस इज द लिमिटेशन ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल। नंबर 2, it was also unable to explain Zeeman and Stark effect। ठीक है, ये मॉडल जो है वो आपका जीमान एंड स्टार्क इफेक्ट को भी एक्सप्लेन करने में फेल्ड हुए। अब मैं आपको बताऊं जीमान और स्टार्क इफेक्ट होते क्या हैं। ये एक तरह से आपके पास एटॉमिक स्पेक्ट्रा जो होते हैं उनकी स्प्लिटिंग होती है। ठीक है, किसके प्रेजेंस में, अगर मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में वो स्प्लिट होता है तो वो आपका जीमान इफेक्ट, और अगर आपका वो इलेक्ट्रिकल फील्ड में होता है तो वो आपका स्टार्क इफेक्ट है। ठीक है,
तो इन्होंने ऐसा कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया कि क्या एटॉमिक स्पेक्ट्रा जो है वो आपस में फर्दर और स्प्लिट हो सकते हैं क्या, यानी एक तरह से एटॉमिक स्पेक्ट्रा हमारे पास में है, उस पर अगर आप मैग्नेटिक फील्ड लगाएं या इलेक्ट्रिकल फील्ड लगाएं तो उस पर क्या इंपैक्ट आएगा, इसको एक्सप्लेन करने में ये फेल हुए। ठीक है, जिसे बाद में लेटर ऑन एक्सप्लेन किया गया बाय ज़ीमान एंड स्टार्क, जिन्हें बोला गया ज़ीमान इफेक्ट या स्टार्क इफेक्ट। तो सीधे सीधे कह देंगे कि ज़ीमान इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट को ये एक्सप्लेन करने में अनेबल रहे। ठीक है, नंबर 3 एंड लास्ट लिमिटेशन जो रहेगी वो रहेगी आपकी ये, इट इज कॉन्ट्राडिक्ट हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, तो नंबर 3 लिमिटेशन जो आपके पास यहाँ पे आती है बोहर मॉडल की, वो ये है कि इन्होंने हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को गलत ठहरा दिया। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्ट का मीन्स क्या हुआ कि जिस बात को आप गलत ठहरा दें, अयोग्य ठहरा दें, ठीक है, कि ये बात बिल्कुल आपकी सही नहीं है। ठीक है, तो जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जहां पे मैंने टर्म यूज की है, ये आपका लेटर ऑन टॉपिक आपके चैप्टर में आएगा, जिसे हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए मैं आपको इतना बता सकता हूं कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो भी दिया गया था उसको इन्होंने बिल्कुल गलत बता दिया। ठीक है ना, तो ये भी इसकी लिमिटेशन हो गई आपकी तरह से। ठीक है, जबकि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अपनी जगह बिल्कुल सही है। ठीक है, तो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल, कि इन्होंने सिंगल इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग एटम्स के अलावा अदर एटम्स की स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन नहीं किया। ठीक है, इन्होंने इस पे मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं बताया आपको। ठीक है, और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो हाइजेनबर्ग ने दिया था उसे इसने गलत ठहरा दिया। तो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों अपना बोहर एटॉमिक मॉडल जो है वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे हाइड्रोजन के स्पेक्ट्राज को। ठीक है, हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रा को हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लेक्चर में हमारा इतना ही। ठीक है, अपनी स्टडीज जो है बच्चों वो कंटिन्यू करते रहिए। ठीक है, आपके पास टाइम बहुत कम बचा है। मैं आपको बता दूं कि आपके पास में 11th का सिलेबस कंप्लीट करने के लिए बहुत कम टाइम है। ठीक है, सेकंड चीज मैं आपको यहाँ पे एक चीज और नोटिस में डालना चाहूंगा, वो ये है कि 11th के बेसिक्स अगर आपके स्ट्रॉन्ग होंगे बच्चों तो 12th में आपको कहीं कोई डिफिकल्टी फील होने वाली नहीं है। सो डोंट वेस्ट योर टाइम। ठीक है, टाइम के साथ चलें और अपने टॉपिक्स को कंप्लीट करते रहें साथ साथ। ठीक है, और अपने बेसिक्स को इम्प्रूव करते जाएं साथ साथ। जितने बेसिक्स आपके स्ट्रॉन्ग होंगे, मैं आपको पहले भी कह चुका हूं, उतना आपको मजा आने वाला है 12th क्लास में। ठीक है, और अगर आपके बेसिक्स यहाँ पे वीक रह जाते हैं बच्चों तो आप मेंटली जो है वो परेशान हो जाएंगे। मैं बता रहा हूँ आपको 12th क्लास के अंदर। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू।